हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप सभी को परीक्षा प्रीमियर लीग में, जहां हम सीयूईटी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो है संग्रह लेकर आते हैं। तो आज जो है पीपीएल का ही छोटा वर्जन जो 2020 सीरीज है, जहां पे 20 मिनट में 20 प्रश्न से 20 मिनट से कम में भी जो आपका 20 प्रश्न को हम लोग करा रहे हैं। तो ये आपका जो रिवीजन का पैकेज चल रहा है, एमसीक्यू रिवीजन सीरीज जो आप लोगों के लिए चल रही है, वो आपके लिए सीयूईटी एग्जाम्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने का एक जरिया भी है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी आपको जो है इसके थ्रू समझाया जा रहा है। तो आज की जो 2020 सीरीज में आपके फिर से 20 सवाल लेकर मैं आ गया हूं, तो जरूर से आप लोग जुड़िएगा। और आप एक चीज और आपको करना क्या है, आपको जो समय सीमा दिया जाएगा उसी समय सीमा के अंदर जो है आप रहते हुए आपको अपने कमेंट्स को करने हैं। ठीक है, आपके लिए हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का जो है समय का टाइमर जो मैं सेट कर दे रहा हूं, ताकि आप 10 सेकंड के अंदर जो है अपने आंसर्स को बता पाए। चूंकि ये 2020 सीरीज है, थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड चलता है यहाँ पे और सवालों की बौछार होती है और 20 मिनट में ही सारे सवाल सॉल्व किए जाते हैं और उसके आंसर्स भी आपको बताया जाता है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का T20 सीरीज परीक्षा प्रीमियर लीग का पहला सवाल। और आज का जो परीक्षा प्रीमियर लीग का पहला सवाल रहा ये, एंजाइम यूज्ड टू ब्रेक द सेलुलोज इज प्रेजेंट इन, यानी कि सेलुलोज को विघटन करने वाले, तोड़ने वाले एंजाइम्स जो है वो मुख्य रूप से आपके कहां पर पाए जाते हैं। ये सवाल पूछा गया है आपके पास काउ, हेन, व्हाइट एंट और पिग, यानी कि कहां पर जो है आपका सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो सेलुलोज डाइजेशन यानी कि क्या होगा, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उन्हीं के यहां जो है आपका सेलुलोज डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, काउ। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया अगला क्वेश्चन की तरफ आंसर हो जाएगा काउ। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड एज, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन कहते हैं। ये हमारा पैनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन और आपका ग्लूकागोन। ऑक्सीटोसिन को हम लोग मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहते हैं। जिस पॉइंट से आपका सवाल बनता है उसी पॉइंट पे जो है आपको यहाँ पे मैं हिट करके आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, ताकि आप 2020 सीरीज आपके एमसीक्यू के लिए या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आने वाला है सीयूईटी, उसके लिए काफी ज्यादा लाभदायक हो। एंजाइम्स यूज्ड टू ब्रेक सेलुलोज इज प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, नेम द पोल्ट्री ब्रीड यूज्ड फॉर द ब्रॉयलर पर्पस, यानी कि ब्रॉयलर पर्पस के लिए, यानी कि मीट पर्पस के लिए आपका कौन सा पोल्ट्री की नस्ल जो है वो उपयुक्त होगा। आपका मीट पर्पस के लिए पूछा गया है, ब्रॉयलर के लिए आपके पास ऑप्शन है एस्ट्रालॉप, प्लायमाउथ रॉक, व्हाइट लेगहॉर्न, मिनोरका। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग नस्ल दिए गए हैं। इन चारों नस्ल में से आपको बताना है कि मुख्य रूप से अगर बात करोगे पोल्ट्री ब्रीड जो बॉयलर पर्पस यानी कि मीट पर्पस के लिए, अब भैया यहाँ पर देखिए बॉयलर पर्पस के लिए बेस्ट जो है हमारा यही माना जाता है, बेस्ट फॉर बॉयलर, बेस्ट फॉर मीट पर्पस या फिर ब्रॉयलर पर्पस भी कहोगे तो वहाँ आंसर सेम ही होगा। तो ब्रॉयलर पर्पस, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं। अगला बात करेंगे यहाँ पे दूसरा व्हाइट लेगहॉर्न पूछ दिया जाएगा, तो ये जो है आपका एग प्रोडक्शन के लिए जो मुख्य रूप से आपका ये जिम्मेदार होता है, अंडा उत्पादन के लिए जो है ये हमारा मुख्य रूप से सबसे ज्यादा अंडा जो है ये हमारा यही नस्ल से उत्पादन होती है। तो अंडा उत्पादन के लिए आपका कौन हो जाएगा, तो व्हाइट लेगहॉर्न जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया आपका ब्रॉयलर पर्पस यानी कि मीट पर्पस के लिए, मांस उत्पादन के लिए, चिकन प्रोडक्शन के लिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्लायमाउथ रॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, नेम द पोल्ट्री ब्रीड यूज्ड फॉर एग प्रोडक्शन। जहां तक देसी चिकन की बात है, देसी चिकन्स जो है हमारा लगभग आपका 50 से 60 अंडा देती है, यानी कि ऑन एन एवरेज 60 एग्स देती है। तो वहीं पर आपका जो एग्जॉटिक चिकन है, जो विदेशी मुर्गियां हैं, वो आपका लगभग 240 से 260 तक भी अंडा दे देती है, 240 से 260 अंडा तक भी देती है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट लेगहॉर्न कहते हैं। व्हाइट लेगहॉर्न जो है मुख्य रूप से अंडा उत्पादन के लिए बहुत ही मेजर ब्रीड है और बहुत ही फेमस ब्रीड है, जो मुख्य रूप से आपका एग प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड इन, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में कहां पर पाया जाता है। आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्राउंडनट, केक, कंपोस्ट, नाइट सॉइल और पोल्ट्री मैन्योर। तो देखो जैसे एक चीज होता है हाईएस्ट नाइट्रोजन पाने का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट नाइट्रोजन जहां रहेगा इसका मतलब ही क्या हुआ, लोएस्ट सीएन रेशियो हुआ कि नहीं हुआ, लोएस्ट सीएन रेशियो हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए अगर कहीं भी आप देखोगे कार्बन बाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैल्यू मैक्सिमम तो सीएन रेशियो मिनिमम, ये तो होना तय ही है। नॉर्मल मैथमेटिक्स आप जानते हो, डिनोमिनेटर की मान जब मैक्सिमम रहता है तो पूरा वैल्यू फ्रैक्शन की आपकी मिनिमम हो जाती है। तो आंसर केस में क्या होगा, ग्राउंड नट केक, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है 7.3 से जाके 7.9% तक जो है आपका नाइट्रोजन वेरी करता है। अगला बात करेंगे नेक्स्ट, एवरेज लैक्टेशन पीरियड ऑफ
बफेलो। यानी कि देखो दो चीजें कंफ्यूज मत होना, अगर गेस्टेशन पीरियड पूछा है, गेस्टेशन पीरियड मतलब होता है गर्भकाल, ठीक है ना। तो गेस्टेशन पीरियड मतलब होता है आपका क्या, गर्भकाल। तो गर्भकाल का केस में आपका अलग आंसर होगा। और आपका दूसरा जो है आपका यहाँ पे लैक्टेशन पीरियड जिसको कहते हो, जिसको कहते हैं हम लोग दुग्ध काल, तो लैक्टेशन पीरियड आपका अलग होगा। तो लैक्टेशन पीरियड के केस में अगर देखोगे जिसको दुग्ध काल कहा जाता है, तो दुग्ध काल अगर भैंस के बारे में देखा जाए तो भैंस का जो दुग्ध काल होता है बच्चों वो 270 दिन का होता है, और गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो आपका अराउंड 310 दिन का होता है, ठीक है। तो 310 डेज में है, ये आवर और ये घंटा इस तरह से नहीं है, सब हमारे डेज में है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 270 दिन जो है आपका दुग्ध काल हो जाएगा, ठीक है। 310 दिन अगर पूछता तो ये हमारा जो है गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल होता है, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड। तो ये सब टर्म को ध्यान देना। एक और टर्म होता है भैया पार्चुरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं प्रसव काल, जब बच्चा पैदा करने का जो समय होता है उसको, उससे एक्ट ऑफ डिलीवरी, उसको पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फॉलोइंग इज अ ब्रीड ऑफ सीप, इनमें से कौन सा हमारा जो है भेड़ की नस्ल है। उस्मानाबादी, काराकुल, काराकुल भी हमारा एक तरह का भेड़ का नस्ल है जो कि पेल्ट प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है, पेल्ट प्रोडक्शन, खाल उत्पादन के लिए। लेकिन आंसर हमारा गड्डी जो है ये ज्यादा फेमस होगा, आंसर इसको लगाएंगे। वैसे काराकुल भी हमारा भेड़ का नस्ल है, ठीक है। मिल्च टाइप ऑफ ब्रीड इज सीप इज, यानी कि इनमें से कौन सा जो है मिल्च दूध देने वाला आपका भेड़ का नस्ल है जो आपका मुख्य रूप से आपका मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम करता है। देखो मैंने कहा था कि लोही नस्ल जो है आपका ये क्या है, तीनों पर्पस के लिए होता है। मेरिनो जो है बेस्ट ऊल के लिए होता है, बेस्ट ऊल ब्रीड है ना, बेस्ट ऊल ब्रीड विश्व में सबसे ज्यादा जो ऊल की नस्ल, अगर उत्पादन देखोगे तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होती है वो हमारे कौन से नस्ल से होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मिल्च ब्रीड जो सॉरी मेरिनो जो है हमारा, उसी से ज्यादातर अधिकतर आपका जो है ऊन उत्पादन होता है विश्व में। अगर देखोगे तो ऊन उत्पादन की सबसे ज्यादा मात्रा जो है आपका यहीं पर होगा। तो बेस्ट ऊल प्रोडक्शन मेरिनो एंड इट्स क्रॉस से बनाया जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया मिल्च यानी कि दूध उत्पादन के लिए, तो आंसर हो जाएगा कोर्सिकन। इसी में आंसर एक और पूछा जाता है, लोही हमारा जो है ट्रिपल पर्पस ब्रीड है, ट्रिपल पर्पस यानी कि इसका जो है आपका दूध, ऊन और आपका जो है मिल्क प्रोडक्शन, तीनों चीजों के लिए हम लोग इसको ऊल, मीट और मिल्क के लिए, ठीक है। ट्रिपल पर्पस ब्रीड ऑफ सीप, ब्रीड ऑफ सीप, भेड़ का जो है हमारा तीनों पर्पस के लिए, तीनों प्रायोजन के लिए जो है हमारा उपयुक्त माना जाता है। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया द बेस्ट ब्रीड फॉर पेल्ट प्रोडक्शन, यानी कि खाल उत्पादन के लिए, तो पेल्ट पत्थर नहीं होगा, ये पेल्ट होगा, ठीक है ना। पेल्ट उत्पादन के लिए आपका जो है सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका काराकुल, ठीक है। काराकुल नस्ल जो है सबसे बेस्ट माना जाता है किस चीज के लिए, पेल्ट उत्पादन यानी कि खाल। इसमें क्या किया जाता है ना बच्चों, मेमना को, जो आपके लैम्ब है या फिर जो आपका पशु है उसके मेमना को लिया जाता है और उसी मेमना को जो है रियर करके उसी मेमना से जो है आपका खाल निकाला जाता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका काराकुल नस्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। द मीट ऑफ सीप इज कॉल्ड एज, यानी कि जो भेड़ है उसके मांस को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है आपका बीफ है, उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका पोर्क, अगला ऑप्शन है मटन और अगला ऑप्शन है चिवन। तो चिवन जो है बच्चों मुख्य रूप से आपका गोट के मीट को कहते हो, है ना। इस तरह से पोर्क जो है आप पिग के मीट को कहते हो, पिग के मीट को कहते हो, है ना। इसी में एक और टर्म आपका व्हील आ जाएगा, तो ये हम लोग काफ के मीट को कहते हैं, काफ के मीट को कहते हैं। इसी में अगर एक टर्म आ गया बैकॉन, तो बैकॉन का मतलब होता है आपका मुख्य रूप से साल्टेड मीट ऑफ पिग, साल्टेड मीट ऑफ पिग, साल्टेड मीट ऑफ पिग, है ना। सुअर का जो है ये हमारा साल्टेड मीट है, ठीक। अगला हम लोग इसी तरीके से बात करेंगे मटन का, तो मटन हमारा क्या हो जाता है बाबू, मटन जो है हमारा ये सीप का मीट होता है, ठीक है। आंसर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भेड़ के मांस को हम लोग क्या कहते हैं, बीफ जो हम लोग काऊ मीट को कहते हैं। और इसी में एक और टर्म आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा, बफेन, जिसको हम लोग कहते हैं बफेलो के मीट को कहते हैं, बफेलो मीट को, ठीक है ना। तो ये सारे जो टर्म्स हैं आपको 7 अलग अलग मीट के प्रकार, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। अगला बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ गोट, इनमें से कौन सा हमारा बकरी की नस्ल नहीं है, ठीक है। कश्मीरी, है ना, गद्दी, चैंप। अब गद्दी जो है भैया भेड़ की मीट भी है, भेड़ की नस्ल भी है और आपका बकरी के नस्ल में भी आता है, ठीक है। तो कौन सा हमारा नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका चिवोइट, ये जो हमारा नस्ल जो है भेड़ की नस्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। मिल्क फीवर इन कॉल्ड ड्यू टू, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को बस, और कुछ नहीं है। जैसे हम लोग बहुत सारे डिजीज पढ़ते हैं, एफएमडी, है ना, हिस्टिस नेक्रोसिस वायरस के कारण से, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया के कारण से, रानीखेत वायरस के कारण से, बरेक डिजीज वायरस के कारण से, है ना।
ये आपने को लिस्ट मैंने दिया है, कौन कौन सा वायरल डिजीज है, कौन कौन सा बैक्टीरियल है, कौन कौन सा फंगल है, इसका लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। अब आप बताइए यहाँ पे मिल्क फीवर जो होता है वो मुख्य रूप से आपकी किसके कारण होता है? तो मिल्क फीवर जो है ना बाबू, ये एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक यानी कि जो आपके उपापचयी बीमारी है, यानी कि किसी भी पोषक तत्वों की कमी से या फिर पोषक तत्वों की बढ़ने से मात्रा, ये जो है मुख्य रूप से होता है। तो मिल्क फीवर इन कैटल इज कॉज्ड ड्यू टू किसके कारण होगा? द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द टिश्यू फ्लूइड, उसकी जो टिश्यू की फ्लूइड है उसके उतक झोल में आपका जो है अगर कैल्शियम की मात्रा घट जाएगा तो वैसे केस में हम लोग उसको मिल्क फीवर कहते हैं। ठीक है, अगला बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ आ चुके हैं। द गेस्टेशन पीरियड ऑफ यू इज अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस तरह के जब सवाल बन जाते हैं ना, दो चीजें टेस्टिंग हो गई यहाँ पे। फीमेल, कौन से एनिमल की फीमेल को हम लोग यू कहते हैं, ये भी टेस्टिंग हो जाएगा, और दूसरा उसकी गर्भकाल आपका कितने दिन का रहता है ये भी आप बता पाओगे। तो इस तरह से भैया यू जो है हम लोग सीप के केस में कहते हैं, भेड़ में, और भेड़ के केस में या फिर गोट के केस में मैंने बताया था आपको कि 150 अराउंड जो अभी ऑप्शन रहेगा वही हमारा गर्भकाल का अवधि कहलाएगा, यानी कि जो आपका ड्यूरेशन होगा वो हमारा वही होगा। ठीक है, द गेस्टेशन पीरियड इन यू इज अबाउट। तो अगर पूछा गया यहाँ पे भेड़ में तो आपका कितना आंसर हो जाएगा? 145 से 155 दिन जो है होता है। 281 दिन के आसपास जो है ये हमारा काऊ के लिए होगा, है ना। 310 दिन के अराउंड जो है आपका ये बफेलो के लिए होगा। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग एनिमल का जो है बफेलोज के लिए, ठीक है, और काउज के लिए। इस तरीके से अगला बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राई रफेजेज हैव मैक्सिमम डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, यानी कि रफेजेज में से भी, रफेजेज आपको पता है कि उसमें जनरली डीसीपी जो है आपकी बहुत कम होती है, लेकिन डीसीपी फॉर व्हीट स्ट्रॉ जो होता है, डीसीपी फॉर व्हीट स्ट्रॉ ये जो है आपका 0% होता है। डीसीपी फॉर व्हीट स्ट्रॉ जो है वो आपका कितना परसेंट हो जाएगा? 0% हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें? हाईएस्ट पूछा गया है हे में, तो ड्राई रफेजेज सबसे ज्यादा हाईएस्ट, तो आपका लूसर्ड हे में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में जो है मुख्य रूप से आपका यहाँ पे पाया जाता है ड्राई रफेजेज सबसे अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की अगर आप बात करेंगे, हाउ मच टीडीएन इज रिक्वायर्ड इन केजी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द काउ वेटिंग 100 केजी। तो देखो टीडीएन की मात्रा निकालने का फॉर्मूला आपको बताया है मैंने आपको यहाँ पे, वैसे आपको ये न्यूमेरिकल टीडीएन की मात्रा निकालने का आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एडिशनल पूछा गया है डीसीपी कितना देना चाहिए अगर 5 मंथ की प्रेग्नेंट काऊ है तो अगर काऊ में प्रेगनेंसी 5 मंथ की है, यानी कि 5 मंथ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज देयर, तो उसमें हम लोग कितना जो है एडिशनल डाइट देना पड़ेगा। एडिशनल डाइट देने की प्रोसेस को तो हम लोग क्या कह रहे थे? फ्लशिंग कह रहे थे, और एडिशनल डाइट कितना देना चाहिए? तो 0.14 kg जो है डाइट देने की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है? द पोर्क प्रोड्यूसर प्रीफर टू प्रोड्यूस पोर्क ऑफ द टाइप, कौन से टाइप की, कैसे? जब पोर्क मतलब क्या होता है आपका? सुअर की मांस को जो हम लोग पोर्क कहते हैं, यानी कि पिग के मीट को कहा जाता है पोर्क। अब पोर्क उत्पादन में जो है कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा फैट वाला पोर्क मांस लोगे कि कम वाला? तो नॉर्मली जो मार्केट में कस्टमर या फिर जो यूजर्स प्रीफर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पोर्क प्रोड्यूसर भी उत्पादन करेगा। तो वो जो मांस उत्पादन करेंगे उसमें आपका क्या होगा? मोर लीन एंड लेस फैट, फैट जो है आपकी उसमें कम होनी चाहिए, तभी जाके जो वो हेल्दी क्वालिटी का माना जाएगा और वो जो है कंज्यूम करेंगे लोग, कंज्यूमर। द नेक्स्ट है द टर्म पोल्ट्री इंक्लूड्स, पोल्ट्री क्या क्या इंक्लूड करती है? आपके पास ऑप्शन है चिकन, डक एंड गीज, चिकन, डक, गीज, टर्की एंड गिनिया फॉल। इनमें आंसर क्या होगा? ये चारों में से जो आपका पोल्ट्री टर्म जो है किस चीज को इंक्लूड करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ये चारों के चारों जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि आपके जो 2020 सीरीज परीक्षा प्रीमियर लीग का आज के सेशन का आखिरी सवाल है आपके पास, और ऑप्शन क्या है? द डिजीज कॉज्ड बाय द फॉल्टी और शॉर्टेज यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर इन द बॉडी इज कॉल्ड एज, कौन से रोग में जो आपका ये शुगर के उसके हिसाब से होता है? ठीक है, कौन सा रोग है ये? ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, आंसर हो जाएगा एंथ्रैक्स, और इसी को हम लोग जो है स्प्लेनिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? स्प्लेनिक फीवर कहते हो। उसके बाद ये एंथ्रैक्स किसके कारण कॉज होता है? तो बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण कॉज होता है। किसके कारण? बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण से जो ये हमारा कॉज होगा। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिनके वजह से आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्प्लेनिक फीवर और एंथ्रैक्स, ये सारी चीजें। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक एंथ्रैक्स जो हमारा मुख्य रूप से यूज होता है। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम लोग 2020 सीरीज में इतने ही सवाल को डिस्कस करेंगे, फिर मिलते रहेंगे आपके साथ अगले सीजन में, जिसमें हम लोग बातें करेंगे अलग अलग चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होती रहेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके सीयूईटी में मन चाहे यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाए, तो आपकी जो ये 1 हफ्ता या 10 दिन की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये, उसमें आपको 3 चीज़ों पे मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। रिवीजन करना T20 सीरीज से,
उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस के लिए परीक्षा प्रीमियर लीग और मॉक टेस्ट जो आपका एनटीए बेस्ड पैटर्न पे बिल्कुल आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 2 मॉक टेस्ट दिया गया है ऐप पे। उसके बाद अगर आपको और भी मॉक टेस्ट की जरूरत है तो आप उसको जो है परचेज करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज ऑल अप टू यू कि आपको कैसे अपनी तैयारी को बेहतर करना है। हम लोग बस आपको जो है हर तरह का संभव जो है सुझाव और सलाह और आपको जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। बस आपको करना क्या है, अपने तैयारी की गति को जो है एक तीव्र स्पीड से जो आपको बढ़ा के लेके जाना है, क्योंकि अब बच गए हैं आपके पास कुछ ही समय बच गए, मतलब काउंटडाउन जो आप लोगों का अब घटना शुरू हो गया, 10 दिन से भी कम बचा है आपके परीक्षा के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए और अपने अंदर की जो पढ़ने की जो आग है उसको जलाइए और अब तब तक पढ़िए जब तक आप जो है कॉन्सेप्ट को समझ ना ले और अपने मनचाही यूनिवर्सिटी तक पहुंच ना जाए। धन्यवाद।